टीचर्स एकेडमी से डॉक्टर अम्बरीश शुक्ला अभिवादन स्वीकार करिए। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। समय अब हमारे पास बेहद कम बचा हुआ है, इसलिए हम बहुत अच्छे और सिलेक्टेड सवाल यहां पर आपके लिए लाते हैं और बीच में एक दिन मैराथन की भी योजना बना रहा हूं कि आपके लिए एक मैराथन कंडक्ट करवा दूं। उसके पहले मैंने जो मैराथन करवाए हैं, एक वन लाइनर का मैराथन करवाया है और एक लगभग 700 सवालों का ऑब्जेक्टिव मैराथन कराया है। तो आपसे निवेदन है कि वो मैराथन आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सबका स्वागत है, नमस्कार है। तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। और आज के जो सवाल होंगे वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न होंगे। कैसा? तो जो आयोग इस समय पैटर्न दे रहा है उस पैटर्न पर ही आज के सवाल होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। तो जो आयोग का पैटर्न है उसी पैटर्न पर ही आज के सवाल होंगे, यानी ना तो बहुत आसान पेपर होगा ना ही बहुत कठिन पेपर होगा। 125 सवाल आपके लिए लेकर मैं आया हुआ हूं। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज के सबसे पहले सवाल से। तो आपका सबसे पहला सवाल, उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप टीजीटी का मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, जीआईसी प्रवक्ता का मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, तो आपको लगभग अभी तक यहाँ पे आपको 23 मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं। 25 तक दिया जा सकता है। अब आप इतने सारे होंगे कि आप करते करते थक जाओगे, इतने सारे मॉडल पेपर दे दिया हूँ। 20-23 मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा होते हैं। बहरहाल आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अगर आप धुरंधर बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 5 जून से शुरू हो रहा है, धुरंधर बैच है, ये धुरंधर बैच है, धुरंधर बैच है 2.0 अपकमिंग 2026 की नई विज्ञप्ति के लिए है। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता का मेंस का बैच और एलटी ग्रेड मेंस का भी बैच आपको मिल जाएगा। कैसे सारे बैचेस मिलेंगे? व्हाट्सएप करके, नंबर कौन सा है? 9628 95 92 37। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पर सबसे पहला सवाल है, अक्षौहिणी पद में अक्ष धन ऊहिनी का विच्छेद होने पर भी गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होगी, ठीक है। अक्षौहिणी पद में अक्ष धन ऊहिनी का विच्छेद होने पर भी गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होगी। अक्षा दोहिन्यामुप संख्या नाम वार्तिक के अनुसार अक्ष शब्द से परे ऊहिनी शब्द होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। चलिए फटाफट बताइएगा। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है आज के। ये सवाल आपको पहले भी कराया जा चुका है, ठीक है। तो ये जितने भी अपवाद की संधियां हैं वो आपको करवाई जा चुकी हैं पहले भी। अब अगर इस ऑप्शन को थोड़ा सा और घुमा देता तो ये थोड़ा सा और आपके लिए कठिन हो जाता। अगर यहां पर लिख देता कि का विच्छेद होने पर भी यहां पर गुण संधि होगी और वृद्धि को हटा देता और नीचे वाला ऑप्शन ऐसे ही रखता, तब क्या होता? बहुत कंफ्यूज हो जाते और आपसे ये सवाल गलत हो सकते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए यहां नियमता क्या होना चाहिए था? अक्षधन ऊहिनी में यहां पर अ है और यहां पर उ है। आ और उ मिलकर आदेंग गुण से गुण संधि होकर ओ होना चाहिए था, लेकिन अक्षा दोहिन्या मुप संख्या नाम वार्तिक से अक्ष के बाद ऊहिनी यदि आता है तो इस वार्तिक के अनुसार अक्ष शब्द से परे ऊहिनी शब्द होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है।
यानी इसको और इसको मिला देंगे और इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर हम वृद्धि को एकादेश कर देंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही है। स्थापना, वाघरी पद में पूर्व वर्ण क को ग तथा परवर्ण हा को घ आदेश हुआ है। झयो हायो अंतरस्याम सूत्र के अनुसार झय प्रत्याहार के वर्णों के बाद आने वाले हा को पूर्व वर्ण का सादृश्य चतुर्वर्ण विकल्प से हो जाता है। चलिए बताइएगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल हैं आज के सारे, ठीक है, सारे सवाल बहुत अच्छे हैं। तो जितने भी साथी एक बार आ चुके हैं फटाफट लाइक कर दें, जिससे काउंटिंग हो जाए कि हमारे कितने साथी जो सीरियस हैं पेपर को लेकर वो आ चुके हैं। तो एक बार आप सबकी काउंटिंग यहां पर हो जाए। चलिए प्रसंख्या 2 लेते हैं। तो प्रसंख्या क्या कह रही है 2 कि वाघरी पद में पूर्व वर्ण का को ग और पर्ण वर्ण हा को घ आदेश हुआ है। झयो हायो अंतरस्याम सूत्र से झय प्रत्याहार के वर्णों के बाद आने वाले ह को पूर्व वर्ण का सादृश्य चतुर्वर्ण विकल्प से हो जाता है। यह आपका है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो प्रसंख्या 2 का जो राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। उन्मत्त मंगम पद में पूर्वपद संख्यावाची न होने पर भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। नदीभिः सूत्र के नियम से भिन्न अन्य पदार्थों च संज्ञायाम सूत्र के अनुसार यदि नदीवाचक शब्द किसी विशिष्ट भौगोलिक संज्ञा या देश को व्यक्त करें तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। यह वाला सवाल अगर कोई बता देगा तो मैं समझूंगा कि उसकी थोड़ी सी तैयारी प्रो वर्जन की है। अगर कोई इस सवाल का सही जवाब बता देगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए यहां पर 2-4 सवाल आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो आपको घन चक्कर बनाने के लिए ही पूछे जाते हैं। उनमें से एक सवाल यह भी है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। इसमें लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं। प्रसंख्या 3 अब यहां देखिए अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। इसका आंसर होगा 4, क्योंकि आप लोग तुक्का मारने में बहुत तेज हैं। आप लोग तुक्का मारने में बहुत तेज हैं। आप लोगों को लगा कि पहले 2 ऑप्शन ए सही थे तो यह भी ऑप्शन आपका ए ही सही होगा, जबकि यहां पर ए ऑप्शन सही नहीं होगा। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहां जो इसकी स्थापना है वो सही है। उन्मत्त गंगम पद में पूर्वपद संख्यावाची न होने पर भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। यानी उन्मत्त गंगम शब्द में अव्ययी भाव समास है, लेकिन इस सूत्र से नहीं है। नदीभिः सूत्र के नियम से भिन्न अन्य पदार्थों संज्ञायाम सूत्र से यदि नदीवाचक शब्दों किसी विशिष्ट भौगोलिक पद या संज्ञा को व्यक्त करे तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो किससे होगा? अन्य पदार्थों च संज्ञायाम, जो यह कहता है कि नदी वाचक शब्द किसी अन्य पदार्थ जैसे देश की संज्ञा बन जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अन्य पदार्थों च संज्ञायाम।
अन्य पदार्थों च संज्ञायाम। अब यह किससे होगा? तो यह साथियों होगा अन्य पदार्थों च संज्ञायाम से। किससे होगा ये? अन्य पदार्थों च संज्ञायाम से होगा। यानी नदीभिः सूत्र के नियम से भिन्न अन्य पदार्थों च संज्ञायाम सूत्र के अनुसार यदि नदीवाचक शब्द किसी विशिष्ट भौगोलिक संज्ञा देश को व्यक्त करे तो वहां बेभाव समास होता है। यह ऑप्शन आपका गलत है। अगला सवाल है, मातुः लीयते कृष्णः। मातुः लीयते कृष्णः, कृष्ण माता से छिपता है। वाक्य में मातुः पद में अपादान कारक है। आख्यातोपयोगे सूत्र के नियम से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने वाले वक्ता की अपादान संज्ञा होती है। अब बताइए प्रश्न संख्या 4, यह भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। तो ये क्या कह रहा है कि मातुः लीयते कृष्णा, मातुः लीयते कृष्णः, कृष्ण माता से छिपता है। वाक्य में मातुः पद में अपादान कारक है। छिपना अगर है इसका मतलब यह है कि वह दूर जा रहा है। क्या कर रहा है? छिप रहा है, मतलब उससे अलग हो रहा है या दूर जा रहा है। तो जब भी यहां पर अंतर्धव येना दर्शन मिच्छर्ति सूत्र से यहां पर आपका अपादान कारक हो जाएगा, यानी छिपने के अर्थ में भी अपादान कारक हो जाएगा। लेकिन आख्यातोपयोगे सूत्र के नियम से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने वाले वक्ता की अपादान संज्ञा होती है। यह सही है या गलत है? यानी आपका ए गलत है और आर सही है। तो मातुः लीयते कृष्णा, कृष्ण माता से छिपता है। वाक्य में मातु में अपादान कारक है। तो मातुः लीय कृष्णा में माता से कृष्ण छिपता है, जिसके अनुसार जिससे छिपा जाए व्यवधान होने पर स्वयं को छुपाया जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है। और यहां पर जो तर्क में दिया गया सूत्र है, आख्योतपयोगे नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में योग की शिक्षक की अपादान संज्ञा होती है। जैसे उपाध्याय धीयते, यहां पर स्थापना सही है पर तर्क आपका गलत है। ठीक है, स्थापना, अच्छा उल्टा मैंने बता दिया, स्थापना यहां पर सही है, यानी कौन सा सही होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। मातुः लीयते कृष्णा, कृष्ण माता से छिपता है। वाक्य में मातु पद में अपादान कारक है, लेकिन आख्योतपयोगे सूत्र के नियम से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने वाले वक्ता की अपादान संज्ञा नहीं होती। तब क्या होती है? तो इसे उपाध्याय धीयते, अतः स्थापना सही पर तर्क गलत है। यानी यह सही तो है लेकिन इससे इसका मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्मणि द्विपिनम हंति, चमड़े के लिए चीते को मारता है। चर्मणि द्विपिनम हंति, चमड़े के लिए चीते को मारता है। वाक्य में चर्मणि पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तर्क, निमित्त कर्म योगे वार्तिक के अनुसार जब कोई फल या निमित्त किसी क्रिया के कर्म से साक्षात संबद्ध युक्त हो तो उस निमित्त वाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। बताइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर है। यहां पर क्या है? चर्मणि द्विपिनाम हंति, चीते को मारने का निमित्त फल उस चमड़ा है और चमड़ा चीते के शरीर कर्म से साक्षात जुड़ा है। निमित्त कर्म योगे वार्तिक कहलाता है। यदि निमित्त का कर्म के साथ संयोग या समवाय संबंध हो तो निमित्त वाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहां पर ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो क्या हो जाएगा? चर्मणि द्विपिनम हंति, चमड़े के लिए चीते को मारता है। वाक्य में चर्मणि पद में सप्तमी विभक्ति होगी। ध्यान रखिएगा, निमित्त की बात की गई है और निमित्त के लिए जब हम बात करते हैं तो वहां सप्तमी हो जाती है। निमित्त कर्मयोगे वार्तिक के अनुसार जब कोई फल या निमित्त किसी क्रिया के कर्म के साक्षात संबंध युक्त हो तो निमित्तवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। ऑप्शन 1।
स्थापना है, द्वित्रा 2 या 3 पद में बहुब्रीहि समास स्वीकार किया जाता है, ना कि द्वंद्व या द्विगु समास। संख्या व्ययोपस अर्जने अभ्यश्च अथवा संख्येया सूत्र के अनुसार आसन, अदूर, अधिक संख्यावाची पदों का जब परस्पर समास हो तो वह संख्या बहुब्रीहि के अंतर्गत आती है। अब बताएं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये संस्कृत में एक आता है आपका समास 2 या 3, तो 2 या 3 आता है, मैंने आपको बताया है। यह आवश्यक नहीं है कि अगर आपकी गिनतियां आ जाएं तो गिनती आने पर वह आपका द्वंद्व या द्विगु समास होगा, नहीं होगा। तो 2 या 3 पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। क्यों बहुब्रीहि होगा, तो संख्या व्ययोपसर्जने अभ्यश्च अथवा संख्ये या सूत्र के अनुसार आसन्न, दूर या अधिक संख्यावाची पदों का जब परस्पर समास होता है तो वह संख्या बहुब्रीहि के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। पहला मॉडल पेपर मैंने कठिन कराया था, दूसरा मॉडल पेपर मैंने आसान कराया था, और आज तीसरा मॉडल पेपर भी आपको कठिन करवा रहा हूं। ठीक है, तो इससे आप परेशान मत होइएगा कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। आयोग पेपर ही ऐसा अगर बनाएगा तो उसके दिमाग में यह रहेगा कि आपके सवाल मैं सही नहीं होने दूंगा, तो ये टारगेट करके ही पेपर बनाया जाता है। स्थापना है, गवाक्षः पद का विच्छेद गोधन अक्षा होने पर प्रकृतिभाव संधि के नियमों के कारण रूप अपरिवर्तित रहता है। अवंग स्फोटनस्य सूत्र के अनुसार पदांत गो शब्द के बाद अच स्वर होने पर स्फोटायन ऋषि के मत में गो के ओकार को अवंग आदेश विकल्प से हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, गवाक्ष में प्रकृति भाव संधि नहीं होती, बल्कि गोधन अक्षा में अवंग स्फोटन सूत्र से गो को आकार के स्थान पर अवंग अव आदेश हो जाता है। तो गो अव और अक्ष कैसे बनेगा, ये गो अव और अक्ष, गो अव और अक्ष, यानी जो गवाक्ष है इसका संधि विच्छेद आपसे पूछे तो 3 भागों में इसका संधि विच्छेद होता है, गो अव और अक्ष, गो अव और अक्ष 3 भागों में होता है, गवाक्ष बनता है। दीर्घ संधि का यह कार्य करता है। इस प्रकार से क्योंकि रूप बदलकर यह प्रकृति भाव नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। गवाक्ष पद का विच्छेद गोवक्ष प्रकृति भाव संधि के नियमों के कारण परिवर्तित रहता है। तो यहां ये प्रकृति भाव संधि का उदाहरण नहीं है। अवंग स्फोट सूत्र के अनुसार पदांत गो के बाद अच स्वर होने पर स्फोटायन ऋषि के मतों में गो को ओकार को अवंग आदेश विकल्प से होता है। इसलिए ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मया अश्यते, मेरे द्वारा बैठा जाता है, वाक्य में अकर्मक धातु होने के कारण कर्म की विवेक्षा नहीं है, अतः यह भाववाच्य का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, आपके यहां कर्मवाच्य और भाववाच्य से संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे। कर्मवाच्य से भाववाच्य यानी संस्कृत में आपसे वाच्य परिवर्तन पूछा जाएगा। वाच्य परिवर्तन का बहुत ही साधारण सा नियम है, वाच्य परिवर्तन का बहुत साधारण सा नियम है। अगर आप 1 मिनट दिमाग को कंसंट्रेट कर लेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको हो जाएगा। तो संस्कृत में यहां पर वाच्य परिवर्तन हमेशा क्या करना है, यहां पर वाच्य परिवर्तन की बात करनी है। वाच्य परिवर्तन एक बार देख लेते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रथमा, कर्ता के लिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार का होता है। अब देखिए, जो कर्तृवाच्य होता है, सबसे पहला कर्तृवाच्य जो होता है साथियों, तो कर्तृवाच्य में याद रखना है कि कर्ता हमेशा प्रथमा में होगा, कर्म इसमें हमेशा द्वितीया में होगा और
क्रिया जो होगी पुरुष और वचन के अनुसार होगी, पुरुष और वचन के अनुसार होगी। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रामः पुस्तकम पठति, या राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या होगा, रामः पुस्तकम पठति। क्या हो जाएगा, रामः पुस्तकम पठति, ये आपका हो जाएगा। अब लेकिन हम जब कर्मवाच्य में चलेंगे तो कर्मवाच्य में नियम बदल जाता है। कर्मवाच्य में नियम क्या बदलता है, यहां पर कर्मवाच्य में जो आपका कर्ता होता है वह तृतीया में हो जाता है, कर्म जो होता है वो प्रथमा में चलाता है, और क्रिया जो होती है वह कर्म के अनुसार बदलती है। ध्यान रखिएगा। तो यहां यह धातु के पीछे या जोड़कर आत्मनेपद के रूप चलते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो क्रिया है उसमें हम या जोड़ देते हैं। बस इतना याद रखना है कि कर्ता तृतीया में और कर्म प्रथमा में, इतना याद रखेंगे गलत नहीं होगा। अब जैसे कर्तृवाच्य का वाक्य था रामः पुस्तकम पठति, क्या हम लोगों ने पढ़ा था, रामः पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य था। अब इसको बनाना है कर्मवाच्य का वाक्य। तो राम यानी कर्ता को हम किसमें ले जाएंगे, तृतीया, राम रामम रामन रामेण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामेण हो जाएगा। यहां पर पुस्तकम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पुस्तकम हो जाएगा, रामेण पुस्तकम। अब ध्यान रखिएगा, जो पठति है क्रिया में या जोड़ना है, तो ये या जोड़कर कैसे बन जाएगा, तो पठ्यते, क्या हो जाएगा, पठ्यते। और इसका जो रूप चलता है पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, इस तरीके से इसका रूप चलता है, तो पठ्यते हो जाएगा। इस तरह से आप इसका रूप बदल सकते हैं। तो रामेण पुस्तकम पठ्यते, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और भाववाच्य जो होता है, यह इसका जो कर्ता है वह तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म इसमें नहीं होता है, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। ठीक है, अब चलिए इसको देख लेते हैं कि मया अस्यते, मया अस्यते, मया अस्यते मेरे द्वारा बैठा जाता है, वाक्य कर्मक धातु होने कारण कर्म की विवक्षा नहीं आता है, भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, प्रसंख्या 8 है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। कविना श्लोका दृश्यते वाक्य का कर्तरिवाच्य में शुद्ध रूपांतरण कवि श्लोकम पश्यति होगा। अब बताइए क्या सही है या फिर गलत है। दृश्य धातु का रूप कर्तृवाच्य के लट लकार में पश्यति बनता है, जबकि कर्मवाच्य में यक प्रत्यय लगाकर दृश्यते रूप सिद्ध होता है। अब इसको देखिए कि कविना श्लोकः दृश्यते का वाक्य कर्तृवाच्य में शुद्ध रूपांतरण कवि श्लोकम पश्यति होगा। तो मैंने बताया था यते जोड़ दिया जाता है, दृश्यते पश्यते न इष्यति यह जोड़ दिया जाता है। अब यहां देखिए कि दृश्य धातु का रूप परिवर्तन अगर देखें तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और उसकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। कवि ही श्लोकम पश्यति, आपके यहां ये तो सिलेबस में ही है कर्मवाच्य परिवर्तन, तो इसको ध्यान रखिएगा। पति शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप पत्युः बनता है। पति समास एवं सूत्र के अनुसार, पति समास एवं सूत्र के अनुसार पति शब्द की घी संज्ञा केवल समास होने पर जैसे भूपति ही होती है। संयुक्त केवल पति शब्द का रूप सामान्य कारांत हरि के तरह न चलकर विशिष्ट रूप लेता है। तो यहां पर भी क्या है कि पति शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप पत्युः बनता है। ये किस वजह से, पति समास सूत्र के अनुसार पति शब्द की घी संज्ञा होकर समास होने पर भूपति ही होती है, यानी ए और आर दोनों इसका सही है।
युष्मत् सर्वनाम शब्द के द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में क्रमशः त्वा ते विकल्प रूप बनते हैं। तर्क क्या है? त्वामो द्वितीयायाः तथा तेमयावेक वचनस्य सूत्रों के नियम केवल एक वचन के वैकल्पिक रूपों त्वा में ते के विधान करते हैं, द्विवचन का नहीं। 2021 का पेपर अगर आप देखें, 2021 के पेपर में जो धातु रूप और शब्द रूप पूछे गए थे, कुछ वो अपवाद वाले और विकल्प वाले पूछे गए थे। तो इस तरह से एक आध सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? यहां पर ए गलत है, आर सही है। ए गलत है और आर सही है। क्यों? क्योंकि युष्मत् शब्द के द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी द्विवचन में वाम रूप बनता है। क्या बनता है? त्वा ते की जगह पर क्या रूप बनता है साथियों? वाम रूप बनता है। तो इस वजह से ए गलत है और आर सही है। दुधाति का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप अधोक या अधोग बनता है। दुह धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप अधोक या अधोग बनता है। पदांत में दादे धतोगर्भ झलाम जशोयंते सूत्र की प्रवृत्ति के कारण हा को घा और पुनः जसत्व का चरत्व कार्य होता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, एकदम सही है। दो धातु का लंग लकार पे पुरुष वचन में अधोक या अधोग रूप बनता है और ये इस वजह से बनता है। ऑप्शन ए सही है। नृप खलम शतेन दंडयति, राजा दुष्ट को 100 रुपए का दंड देता है। वाक्य में शतेन पद प्रधान कर्म है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है कि नृपः खलम शतेन दंडयति, राजा दुष्ट को 100 रुपए का दंड देता है। वाक्य में शतेन पद प्रधान कर्म है। अकथितम च सूत्र के अनुसार दुह, याच, पच, दंड आदि 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में अपादानानि विशेष कारकों से विवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। यह पढ़ा भी चुका हूं मैं आप सबको। देखिए, नृपम खलम शतेन दंडित में दंड धातु द्विकर्मक है। खल दुष्ट यहां कथित या गौण कर्म है जिसकी कथितम च से कर्म संज्ञा हुई है। शतेन यहां प्रधान कर्म नहीं बल्कि करण कारक तृतीया विभक्ति के रूप में आया है। क्योंकि दंड का साधन 100 रुपया है, प्रधान कर्म और दंडित करने का फल दंड स्वयं छुपा है। यहां खल ही मुख्य विवक्षा में आता है। यहां पर स्थापना गलत है। क्या है? यहां पर स्थापना गलत है और तर्क इसका सही है। क्योंकि अकथितम च सूत्र की 16 धातुएं हैं, उन धातुओं के योग में यहां पर क्या होता है? कर्म संज्ञा होती है। यानी आपका स्थापना गलत है लेकिन तर्क सही है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। विशिष्ट व्यंजन संधियों और उनके विधायक सूत्रों का कूट मिलान कीजिए। चलिए मिलान करिए। आसान सवाल है, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा के आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए करिए। प्रज्वलति तट्टिका वांगमय विद्वं लिखति। प्रज्वलति तट्टिका वांगमय विद्वं लिखति। तो ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा एक का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। प्रज्वलति स्तोष चुनाश्चुह है। यहां क्या हो जाएगा? प्रतिधन जलति हो जाएगा। प्रतिधन जलति हो जाएगा। स्तोष चुनाश्चु सूत्र से स्तुत संधु हो जाएगी। सॉरी, प्रतिधन जलति हो जाएगा। प्रतिधन जलति हो जाएगा स्तोष चुनाश्चु सूत्र से। वाकधन मयम हो जाएगा अनुनासिक संध यरो अनुनासिके से। वाकधन वयम मयम, वाकधन मयम हो जाएगा यरो अनुनासिक अनुनासिको वासे। और ततधन टीका अष्टुत संधि से हो जाएगा। ततधन टीका अष्टुत संधि से हो जाएगा। और विद्वान धन लिखति लत्व संधि
और अनुनासिक तोरली से हो जाएगा विद्वान धन लिखति, विद्वान धन लिखति। तो ये तोरली संधि और लत्व से यह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। असाधारण स्वर संधि और उनके सूत्र वार्तिकों का मिलान करिए। प्रश्न संख्या 15। तो यहां पर भी उपैति हो जाएगा इत्ते धुत ठुसु से, प्रादु होढो ढैढ्यो से स्यूस से प्रैसा हो जाएगा प्राधनेश, प्रार्छति हो जाएगा उपसर्गादृति धातों से, और मनीषा हो जाएगा सकंध्वात सुपर रूपम वाच्यम से। तो इन सब की जो संधियां हैं सब अपवाद वाली संधियां बनती हैं। तो जब भी अपवाद की संधियां बनती हैं तो उसको आप ध्यान रखिए, ऐसे सवाल आपके यहां पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इनकी विच्छेद क्या होगा, तो उपधन एति, उपधन एति बराबर उपैति हो जाता है। फिर आता है प्रधन एषः, प्रधन एषः होता है प्रैसः। फिर प्राक्षति है, प्राधन ऋक्षति होता है, प्राधन प्राधन ऋक्षति होता है। और फिर आता है मनीषा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मनस धन ईसा इसका होता है, मनस धन मनस धन मनस धन ईसा इसका विच्छेद होता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है, एक बार फिर से लिख देता हूं, मनस धन ईसा, ये हो जाएगा आपका मनीषा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अलुक और विशिष्ट तत्पुरुष समासों उनके पदों के साथ मिलान करिए। प्रश्न संख्या 16। तो इसमें भी क्या है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का नहीं रुकिए। तो इसमें क्या होगा, पहले का पहला, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अलुक तत्पुरुष आत्मने पदम में कुपुरुषः प्रादि कुतुत्पुरुष, अश्वघासः षष्ठी तत्पुरुष, यूपदारु चतुर्थी तत्पुरुष। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला सवाल, कारक विभक्तियां ये 15 वाले में जितने भी सूत्र हैं, ये सारे सूत्र अपवाद करके, ये सारे सूत्र अपवाद करके वृद्धि संधि बनाते हैं, यही याद रखना है। बाकी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे अपवाद के सूत्र वृद्धि संधि ही बनाते हैं। कारक विभक्तियों के गहन सूत्रों का उनके सटीक उदाहरणों के साथ मिलान करिए। देखते हैं, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे तीसरा, चौथे का चौथा। ऑप्शन थोड़ा आसान रख देता हूं आपके लिए कि बहुत ज्यादा टेंशन न हो, क्योंकि मुख्य उद्देश्य है आपको ये समझाना। आज लोग टिक नहीं रहे, भाग जा रहे हैं, क्योंकि पेपर बड़ा कठिन लग रहा है उनको। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, तो क्या है, गवि गवि दुहयामानम गतः, यतश्च निर्धारणम कवीनाम कविषु कालिदासा श्रेष्ठः। निर्धारण करने में, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो आप क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं। निर्धारण करने में भी क्या होता है, यतश्च निर्धारणम कविषु कालिदास श्रेष्ठः। षष्ठी चानादरे, तो रुदति प्राव्रजितः, तो यहां अनादर करने में आती है षष्ठी। और क्रोध द्रोह रोह स्पृशयो कर्मः, अगर क्रोध करने में, द्रोह करने की, स्पृहा करने में कर्म की संज्ञा होती है, क्रम अभि कुर्मध्यति। तो इस तरीके से यह सूत्र सब आपने पढ़े हैं, कोई नया सूत्र इसमें नहीं है। यहां राजन नकारांत पुल्लिंग शब्द के कठिन रूपों का विभक्ति वचन से मिलान कीजिए। राजन, चलिए राजन है,
तो क्या होगा, राज्ञः द्वितीया बहुवचन, पंचमी षष्ठी एक वचन, राज्ञाम षष्ठी बहुवचन, राजनी राज्ञी सप्तमी एक वचन, राजा भी तृतीया बहुवचन। ठीक है, राजा भी होता है, ए ऑप्शन सही है। अस और भू धातु के परोक्ष लिट एवं विशिष्ट लकारों के रूपों का मिलान करिए। बभूव, आस, एधि और अभूह। तो यहां पर भी वही है, बभू का हो जाएगा भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आस हो जाएगा अस धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एधि अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अभूह भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। जटिल संस्कृत वाक्यों को इनके हिंदी अनुवाद के साथ मिलान करिए। अब यहां पर आपको मिलान करना है किससे, तो इनके अनुवाद से। सह मातुः स्मरति, वह माता को याद करता है। सह मातरम स्मरति, वह माता को याद करता है। धिकम देवदत्तम, देवदत्त को धिक्कार है। अलम मल्लाय मल्लह, यह पहलवान उस पहलवान के लिए पर्याप्त है। अलम मल्लाय मल्लह, यह पहलवान उस पहलवान के लिए पर्याप्त है। चलिए अब एक सवाल संस्कृत वाले ये रहे, थोड़ी सी सांस लीजिए, आसान सवालों पे आते हैं। अब हिंदी वाले सवालों को देखते हैं। अब कमेंट करके फटाफट बताइएगा। सोनेट मूलतः इतालवी भाषा से जन्मी एक ऐसी काव्य विधा है जिसे हिंदी के कुछ आधुनिक रचनाकारों ने 14 पंक्तियों के कड़े अनुशासनात्मक छंद के रूप में अंगीकार किया। हिंदी साहित्य में सोनेट छंद का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंधों के बीच किया था और इसके विन्यास में केवल चौपाई छंद के नियमों का अक्षरशः पालन किया जाता है। बताइए, फटाफट बताओ। अब देखिए प्रश्न संख्या 21। अब देखिए सानेट जो है यह इटली के 13वीं शताब्दी का छंद है जो बाद में अंग्रेजी में मिल्टन शेक्सपियर के माध्यम से हिंदी में आया। यह 14 पंक्तियों का बद्ध एक रचना काव्य है। हिंदी में जो इसकी शुरुआत होती है वह कहां से होती है, तो यह रामचंद्र शुक्ल के यहां से नहीं होता है, बल्कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, त्रिलोचन शास्त्री से होती है। कहां से होती है, इसकी शुरुआत त्रिलोचन शास्त्री से होती है। हिंदी में इसकी शुरुआत कहां से होती है, त्रिलोचन शास्त्री के लिए होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोचन शास्त्री। अब त्रिलोचन शास्त्री थे, 14 पंक्तियों की एक बद्ध काव्य रचना होती है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि कितने सोनेट में कितनी पंक्तियां होती हैं। तो सोनेट छंद जो होता है इसमें कुल कितनी पंक्तियां होती हैं, 14 पंक्तियां होती हैं। यानी ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है। बहुब्रीहि समास के विशेष भेदों का उनके उदाहरणों के साथ मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। कंठे कालः व्याधिकरण बहुब्रीहि, प्राप्तोदकः समानाधिकरण बहुब्रीहि, केशा केसी व्यतियार बहुब्रीहि, सुपुत्रः सहस बहुब्रीहि। अकथितम च के अंतर्गत आने वाली गौण कर्म संज्ञा के उदाहरणों का मिलान करिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर क्या होगा, गाम दोग्धिपयः गाम होगा, बलिम याचदे मसुधाम बलिम होगा, तांडुलम ओदनम पचति तांडुलान होगा, ब्रजम अवरुद्धम गाम ब्रजम होगा। यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। इदम यह सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग रूपों के विभक्त वचनों के साथ मिलान करिए। तो यहां पर क्या होगा, इयम का प्रथमा एक वचन, इमाह प्रथमा दिव्यवचन द्वितीय बहुवचन, आस्याम सप्तमी एक वचन और आभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी दिव्यवचन। इन सब में इनका रूप यही चलता है। ठीक है, चलिए
25 सवाल कठिन थे। अब ध्यान रखिएगा कि 25 तो ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 10 सवाल भी संस्कृत व्याकरण का अच्छे से पूछ लिया और 10 सवाल पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। महाकवि माघकृत शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का मुख्य वर्णिशय नारद का आकाश मार्ग से इंद्रप्रस्थ आगमन है। माघ के पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय था और इस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में श्री शब्द का प्रयोग होने कारण इसे श्रीअंक महाकाव्य कहा जाता है। चलिए, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग द्वारका के भगवान श्री कृष्ण के पास देवर्षि नारद के अवतरण से शुरू होता है। पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि मां के पिता का नाम दत्तक और शिशुपाल वधम में हर सर्ग का अंतिम श्लोक श्री शब्द से युक्त है। इसे श्रीअंक काव्य कहते हैं, परंतु तर्क में दी गई जीवनी संबंधी जानकारी स्थापना के वर्ण विषय की व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, भवभूत विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छाया अंक कहा जाता है, जिसमें सीता अदृश्य रूप में राम के सम्मुख उपस्थित रहती हैं। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ और इनके पिता का नाम क्रमशः जतुकर्णी माता तथा नीलकंठ पिता थे। चलिए फटाफट बताइएगा, एक बार बताइए सवाल कैसे लग रहे हैं। नए सवाल हैं, कठिन सवाल हैं। चलिए ध्यान रखिएगा कि यहां पर भवभूत विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में छाया अंक किसको कहा जाता है, एकदम सही है। इसमें सीता के अदृश्य रूप में राम के सम्मुख उपस्थित किया गया है, यह भी सही है। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था और इनके माता पिता का नाम क्रमशः जतुकर्णी और नीलकंठ था, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता है। नैषधि चरित के प्रणेता श्रीहर्ष कान्यकुब्ज नरेश जयचंद्र की सभा के राजकवि थे। उन्होंने अपने महाकाव्य में नल दमयंती की कथा का वर्णन किया है। श्रीहर्ष के माता पिता का नाम मामल्ल देवी और हीर था। ये नैषधि चरितम को विद्वानों के लिए औषधि नैषधम विद्वदौषधम माना गया है। यानी यहां पर ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। आधुनिक काल विशेषकर छायावाद और नई कविता में विरोधाभास अलंकार केवल शब्दों का तार्किक चमत्कार न होकर एक सूक्ष्म विरोध चमत्कार बन गया है, जहां बाहरी विरोध के आवरण को हटाते ही जीवन का एक गहरा दार्शनिक सत्य प्रकट होता है। तर्क है, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां शीतल ज्वाला जलती हैं, ईंधन होता दृग जल का, दिखने में वैज्ञानिक और व्यवहारिक नियमों का पूर्ण निषेध करती हैं, किंतु विरह की चरम आंतरिक अवस्था में पहुंचते ही शीतल ज्वाला और अश्रु का ईंधन बनना एक मार्मिक आत्मिक यथार्थ के रूप में सिद्ध हो जाता है। चलिए अब देखिए, यहां पर बहुत बड़ा सवाल है। कुछ सवाल आपके यहां बड़े पूछे जाएंगे, इसको मैंने पढ़ भी दिया है कि आधुनिक काल विशेषकर छायावाद और नई कविता विरोधाभास अलंकार केवल शब्दों का तार्किक चमत्कार न होकर सूक्ष्म विरोध चमत्कार बन गया। एकदम सही है। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां शीतल ज्वाला जलती हैं, ईंधन होता दृग जल का, दिखने में वैज्ञानिक और व्यवहारिक नियमों का पूर्ण निषेध करती, किंतु विरह की चरम आंतरिक अवस्था में पहुंचते ही शीतल ज्वाला और अश्रु का ईंधन बनना एक मार्मिक आत्मिक यथार्थ के रूप में सत्य सिद्ध होता है। यानी अगर आप इसे साहित्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सही है, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से यह पंक्ति सही नहीं है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारवकृत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाला संवाद अत्यंत ओजपूर्ण है। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग का प्रारंभ श्रिय पूर्णामधिपस्य पालनीम श्लोक से होता है, जिसमें वनेश्वर युधिष्ठिर से द्वैतमन में मिलता है। ध्यान रखिएगा,
ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता। क्यों? क्या किया गया? भारविकृत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाला संवाद अत्यंत ओजपूर्ण है। सही बात है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का प्रारंभ श्रियः कोणाधिपस्य पालनीय श्लोक से होता है, जिसमें वनेचर युधिष्ठिर से द्वैतवन में मिलता है। यानी ये कथन तो सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता है। कवियों के माता पिता और प्रामाणिक जीवन परिचय का सुमेलन करिए। मुझे लगता है कि एक सवाल यहां से पूछा जाना चाहिए, यानी 31 नंबर क्वेश्चन से एक सवाल आपके यहां पूछा जाना चाहिए, तो इसको अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 31। अब देखिए, मैंने इसीलिए इसको बहुत ही फॉर्मेटिंग वे में रख दिया है, कोई टेंशन न हो आपको याद करने में। बहुभूति की माता जातुकर्णी और पिता नीलकंठ, बारहवी के माता सुशीला, पिता श्रीधर नारायण स्वामी, श्रीहर्ष की माता मामल्य देवी, पिता हीर, और दंडी के माता गौरी और पिता वीरदत्त हैं। तो इसको याद रखिएगा, यहां काफी कंफ्यूज हो जाता है, हीर लिखा हुआ है, तो हीर स्त्रीलिंग शब्द समझ में आता है, जबकि यह श्रीहर्ष के पिता का नाम है। अब यहां क्या करना है? पात्रों के साथ मिलान करना है, पात्रों के साथ, शाह पात्रों के साथ इसका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो यहां क्या है? उत्तर रामचरितम में तमसा, मुरला और वासंती। तमसा और मुरला क्या है? दो नदियां हैं, ठीक है। किरातार्जुनीयम वनेचर, अर्जुन और शिव है। शिशुपाल वधम में नारद, श्री कृष्ण और बलराम है। और 10 कुमार चरितम में राजवाहन, उपहार वर्मा और अपहार वर्मा इत्यादि पात्रों की सृष्टि हुई है। ग्रंथों के प्रमुख सूक्ति कथनों का उनके मूल रचनाकारों से मिलान करिए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये है भारवी का। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात बहुभूति का है। उपमा कालिदासस्य, कालिदास का है। और पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 1 सही है। रचनाओं के सर्ग, अंक, अनुक्रम और उनके प्रधान रसों के साथ सही मिलान करिए। चलिए देखते हैं यहां क्या है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, वीर रस से संबंधित है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक है, करुण रस से संबंधित है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, वीर रस से संबंधित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और श्रृंगार रस से संबंधित है। कवियों की काव्यशास्त्रीय उपाधियों और विशेषताओं का मिलान करिए। प्रश्न संख्या 35। भारवी को आत्मत्र भारवी कहा जाता है अर्थगौरव के कारण। माघ मेघे माघे गतम वया त्रियुग्म प्रधानात कहा जाता है। दंडी को पदलालित्य के लिए जाना जाता है और कालिदास को दीप शिखा कालिदास कहा जाता है। दही, हाथी और पानी इकारांत शब्द होने पर भी स्त्रीलिंग न होकर पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। हिंदी व्याकरण में इकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, परंतु द्रव्यवाचक और कुछ विशिष्ट प्राणीवाचक संज्ञाएं इसके अपवाद हैं। अब देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 36 है। क्या है कि यहां ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। आंसू, प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर शब्दों का प्रयोग सदैव बहुब्रियार्थक नित्य बहुवचन के रूप में होता है। बहुब्रियार्थक यानी नित्य बहुवचन रूप में होता है। आदर प्रकट करने के लिए अथवा कुछ विशिष्ट भाववाचक व द्रव्यवाचक संज्ञाओं की प्रतीकात्मकता के कारण इन्हें नित्य बहुवचन में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 37। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37। अब यहां क्या कहा गया है कि सामान्यतः तर्क भी सही है,
आदरार्थ बहुवचन होता है, लेकिन इन नित्य बहुवचन शब्दों के नित्य बहुवचन होने का एकमात्र या सही वैज्ञानिक कारण यही नहीं होता, इसके अलावा भी होते हैं। इसके वजह से सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। वृक्ष से पत्ता गिरता है और वह हिमालय से गंगा निकलती है, दोनों ही वाक्यों में से विभक्ति का अपादान कारक की सूचक है। जहां भी दो वस्तुओं में पृथकता, अलगाव या तुलना का बोध होता है, वहां केवल ध्रुवम पाय अपादान नियम से अपादान कारक ही मान्य होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जब भी पृथकता या अलगाव की तुलना का बोध होता है तो केवल एक ही सूत्र लगता है, जबकि इसके लिए बहुत सारे सूत्र होते हैं जब आप पंचमी में जाते हैं। तो इसका मतलब है राइट आंसर ए सही है लेकिन आर आपका गलत हो जाता है। मन्मथ और मनोज शब्द कामदेव के पर्यायवाची हैं, जो अलुक तत्पुरुष समास के सटीक उदाहरण भी हैं। इस समास में पूर्वपद की विभक्ति का लोप नहीं होता और वे संस्कृत की मूल विभक्ति के साथ ही हिंदी में रूढ़ हो गए हैं। चलिए देखिए, इस तरह से कठिन सवाल बनाकर आपको परेशान करना और टेंशन में डालना मेरा काम नहीं है, लेकिन इस तरह का भी सवाल आ जाए, प्रश्न पत्र आ जाए, इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे, इतना कलेजा अपना आप मजबूत करके रखेंगे। इस वजह से ऐसा प्रश्न पत्र मैं लेकर आया हूं। बाकी मैंने कल जो पेपर कराया था बेहद आसान था, आपने देखा था। तो पेपर जब आसान आएगा तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, पेपर कठिन आएगा तो कट ऑफ लो जाएगी। तो यहां ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद उत धन श्वास होता है, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत शकार को छकार आदेश करता है। यदि त या द के बाद श आए तो त द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। तो यहां पर क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। अशुद्ध वाक्य सारे देश भर में यह बात फैल गई का शुद्ध रूप सारे देश में यह बात फैल गई अथवा देश भर में यह बात फैल गई होगा। वाक्य में सारे विशेषण और भर अव्यय पातन का एक साथ प्रयोग पुनरुक्ति दोष या अधिक पतन दोष उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा, तो यहां क्या कर रहा है कि अशुद्ध वाक्य क्या है, सारे देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, शुद्ध रूप क्या होगा, सारे देश में यह बात फैल गई अथवा देश भर में यह बात फैल गई, दोनों सही है। अब सारे विशेषण है और भर अव्यय या पातन का एक साथ प्रयोग पुनरुक्ति दोष या अधिक पतन दोष का उत्पन्न करता है। जी हां, एकदम सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। अन्वेषण और अन्वय शब्दों में संधि का प्रकार अयादि स्वर संधि है। अन्वेषण और अन्वय शब्दों में संधि का प्रकार अयादि स्वर संधि है। इको यणचि सूत्र के नियमानुसार ई उ रील री के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। क्या होगा, यहां ए गलत है लेकिन आर सही है। अन्वेषण और अन्वय शब्दों में संधि का प्रकार अयादि स्वर संधि होगा। अनुधन एषण अनुधन अय, यहां पर क्या होगा, यण संधि का यह उदाहरण है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन 4 सही होगा। अध्यत्यका शब्द का विलोम उपत्यका होता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को उपत्यका और पर्वत के पास की तलहटी को अधिपत्यका कहा जाता है। चलिए बताइए, यह सवाल बहुत गलत होता है आपसे, 43 नंबर का सवाल है, यह बहुत गलत होता है, बताइए क्या सही होगा।
चलिए देखते हैं साथियों कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए देखते हैं, 43 नंबर का सवाल है। यहां पर स्थापना सत्य है, अद्वितका का विलोम उपत्यका होता है, लेकिन तर्क जो है उसमें अर्थों को उलट दिया है। वास्तव में पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधिक का अधिधन ऊपर और पहाड़ के पास निचली भूमि की तलहटी की भूमि को उपत्यका उप पास नीचे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ज्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया है। अधि का मतलब क्या होता है ये याद रखिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। अधि का मतलब होता है ऊपर, आदित्य का यानी ऊपर की भूमि, और अगर उपत्यका आएगा उप का मतलब होता है नीचे। अब आप देखिए, जैसे उप प्रधानमंत्री ज्यादा बड़े होंगे, उपराष्ट्रपति ज्यादा बड़े होंगे कि राष्ट्रपति होंगे, तो जिसमें भी उप लग जाता है वो नीचे या छोटा हो जाता है। ठीक है, तो उप जब लग जाता है तो वो गड़बड़ हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो उप से याद रखिएगा और अधि से याद रखिएगा। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, लोकोक्ति का अर्थ समय के रुख को देखकर काम करना अवसरवादिता है। लोकोक्तियां समाज के संचित अनुभव का पूर्ण वाक्य रूप होती हैं, जिनका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए एकदम सही है, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं और समाज का संचित अनुभव होती हैं, लेकिन तर्क इस विशिष्ट लोकोक्ति के अर्थ का विशेष कारण नहीं है, यानी इसका जो है वह व्याख्या नहीं करता है। ऊधो का लेना न माधो का देना, मुहावरे का किसी से कोई संबंध न रखना, अपने काम से रखना है, काम से काम रखना है। मुहावरा एक पूर्ण वाक्य होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता है, जबकि लोकोक्ति केवल वाक्यांश होती है। अब बताइए, यह भी सवाल अच्छा है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये होगा नहीं, यहां पर ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। 45 नंबर कैसे? मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो वाक्य के भीतर प्रयुक्त होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है। वाक्यांश नहीं होती है, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। तनु और तनु श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म है, जिनका अर्थ है क्रमशः शरीर और पुत्र। ह्रस्व और दीर्घ मात्रा के सूक्ष्म भेद के अर्थ में पूर्ण परिवर्तन आ जाता है। ध्यान रखिएगा, ए सही है लेकिन आर यहां पर गलत है। सवाल आसान है लेकिन सब आप लोग गलत कर दे रहे हो। अब ध्यान रखिएगा, सुधार यदि तनु को विस्तृत संदर्भ में ना ले तो यह भ्रामक है। वास्तव में तनु कम शरीर और तनु गाय स्त्री अर्थ में भी प्रकट करता है। ठीक है, यानी कथन इसका 3 सही होगा। युयुत्स शब्द का अर्थ है युद्ध करने का इच्छुक, और जिजीविषु का अर्थ है जीने का इच्छुक। सन प्रत्यय के योग से बनने वाली इच्छा सूचक संज्ञाएं संस्कृत व्याकरण के प्रभाव से हिंदी में यथावत प्रयुक्त होती हैं। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ इंकार करना या तिरस्कार करना है। खुशामद करना या चापलूसी करने के अर्थ में लाक्षणिक रूप से
अंगूठा चूमना प्रयुक्त होता है, जबकि अंगूठा दिखाने का अर्थ इंकार करना होता है। बताइए। तो एकदम सही है, यहां पर अंगूठा चूमना नहीं होगा, तो ए गलत है लेकिन आर इसका सही है। अगला सवाल है, वर्तनी की दृष्टि से कवयित्री उज्ज्वल और हिरण्यकशिपु शब्द सर्वथा शुद्ध हैं। हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों की वर्तनी उनके मूल व्याकरणिक स्वरूप जैसे काव्य धन इत्री नहीं बल्कि कवि का स्त्रीलिंग रूपांतरण नियम के अनुसार ही स्वीकार की जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ए आर दोनों आर सही हैं और ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। वर्तनिक दृष्टि से कवयित्री और उज्ज्वल हिरण्यकशिपु शुद्ध सर्वथा शुद्ध है। हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों की वर्तनी उनके मूल व्याकरणिक स्वरूपों जैसे काव्य धन इत्री नहीं बल्कि कवि धन स्त्रीलिंग रूपांतरण के नियम के अनुसार ही स्वीकार की जाती है, यानी संस्कृत का नियम इस तरह नहीं चलता है। चलिए, अगर जिसकी आंसर की गलत है एक बार आप हम लोगों को बता दीजिएगा 83 18 48 92 91 पर व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा कि किस आंसर की, कौन से आंसर की गलत है। कई बार टाइपिस्ट जो है वो दूसरी आंसर की उसमें लग जाती है मिस्टेक से, तो वो हम दोबारा भिजवा देंगे। यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है जहां एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो तथा वे यद्यपि तथापि जो सो जैसे वैसे से जुड़े हों, वहां मिश्र वाक्य होता है। ध्यान रखिएगा, यद्यपि तथापि से जुड़े वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य नहीं होते हैं। यानी यह किसका वाक्य है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और बाकी ये सही है, लेकिन आर सही है और ए गलत है, ऑप्शन 4 होगा। जटिल संधि और उनके सही विच्छेदों का यहां पर आपको कूट मिलान करना है। तो वांग्मय वाकधनमय, धनुष टंकार धनुधन टंकार, सच्छिद्र सतधन छिद्र, प्रत्युत्पन्न प्रतिधन उत्धन पन्न। तो ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए जिसमें 3 भागों में इसको तोड़ा जाता है, ऐसी संधियां। सामासिक पदों के साथ यहां मिलान करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शाखा मृग बहुब्रीहि समास वानर हेतु, युधिष्ठिर अलुक तत्पुरुष समास, चंद्रमुख कर्मधारय समास और कतर ब्योत द्वंद्व समास, समाहार उत्तरेतर द्वंद्व। सही है। कतर ब्योत का मतलब क्या होता है, कतरना, कतर का मतलब कतरना, ब्योत का मतलब बेतने से बना। कपड़े को काटने से पहले उसका नाप तौल करके योजना बनाना, कपड़ा बर्बाद न हो, सही फिटिंग बैठे, इसके लिए कतर ब्योत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोलह ही दिया गया होगा, 4 और डाल दिया जाएगा। मैंने 20 भेज दिया है, टाइप भी हो गया है, वो भी 4 भेज दिया जाएगा। जितना भेज दिया गया एक बार उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, अभी 6-7 दिन का समय है, भेज दिया जाएगा, परेशान मत होइए। तो कतर ब्योत जो है इसमें द्वंद्व समास होता है। वर्तनीगत शुद्धि और उनके शुद्ध रूपों के साथ मिलान करिए। प्रश्न संख्या 53, प्रज्वलित, द्वारका, अंतर्ध्यान और जाज्जल्यमान, ये इसके सही हैं और ये पूछे भी जा सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवालों की श्रृंखला में ऑप्शन 1 सही होगा। वाक्यगत अशुद्धियों को संबंधित उदाहरणों के साथ कूट मिलान करिए। प्रश्न संख्या 54। तो अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग, सीता ने गीता को 2-4 लड़ियां गाई, कड़ियां होना चाहिए। सर्वनाम अशुद्धि क्या है? मेरे से मत पूछो, मुझसे होना चाहिए। लिंग संबंधी शुद्धि क्या है? आत्मा अमर होता है, आत्मा होती है। वचन संबंधी शुद्धि, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, भारी भीड़ होना चाहिए। सूक्ष्म पर्यायवाची शब्द यहां पर हैं, तो इंदिवर, पुंडरीक और उत्पल कमल के हैं। आशन, खंग, करवाल तलवार के हैं। शशांक, द्विजराज, छपाकार चंद्रमा के हैं। कौशिक, दुकुन और अंबर ये वस्त्र के हैं। ये जरूर याद कर लीजिएगा, जो भी आप पढ़ते हैं, यानी जो आप पढ़ते हैं वो नहीं पूछा जाता है। अब देखिए यहां पर जो हम आपको आता है वो नहीं पूछा जाता। जो भी पर्यायवाची आपने पढ़ा है वो पर्यायवाची आपके यहां पूछी ही नहीं जाती है। अब आप देखिए, जैसे आपने इंदिवर, पुंडरीक, उत्पल, उत्पल जो है पढ़ लिया। अशन, खंग, करवाल, तो करवाल बहुत पूछा जाता है। खंग, असन पूछा जाता है तलवार के लिए। शशांक, द्विजराज, छपाकार चंद्रमा के लिए पूछा जाता है। कौशिक, दुकुल और अंबर वस्त्र के लिए पूछा जाता है। तो ये जो आप जो पढ़ते हो बिल्कुल नहीं आता है। यहां पर विलोम शब्दों का क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो ऋजु का हो जाएगा वक्र, व्यष्टि का समष्टि, अवाच्य वर्चनीय का प्राचीन, आहूत का अनाहूत। यहां श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के साथ इनका मिलान करना है। अर्क और अर्ध, सूर्य पूजनी, पूजा की सामग्री। कूट और कुट, पर्वत की चोटी या छल या घड़ा। पायस और पावन, खीर और पवित्र। प्रहार और परिहार, चोट करना, त्याग करना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो आधी रात का समय निशीथ, जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो। सब्यसाची, मदिरा पीने का प्याला, चषक। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है चषक। यहां क्या करना है? मुहावरों के साथ मिलान करना है। गूलर का फूल होना, अलभ्य या अप्राप्य वस्तु। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात। गाल बजाना, डींग हाँकना। कन्नी काटना, बचकर निकलना। लोकोक्तियों के साथ यहां पर मिलान करना है। तो असरफी की लूट और कोयले पर छापा। मूल्यवान वस्तु की चिंता न करना, तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख परंतु धर्मान। नीम हकीम, खतरा ए जान, अल्पज्ञ हानिकार होता है। खग जाने, खग की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे की समझ रखते हैं। संस्कृत व्याकरण के आधार पर विभक्तियों को हिंदी प्रयोग के साथ मिलान कीजिए। तो भिखारी को कंबल दो, संप्रदान कारक। वह कुत्ते से डरता है, अपादान कारक। हरीश कलम से लिखता है, करण कारक। राजा का महल, संबंध कारक। वचन परिवर्तन के नियमों के साथ इसको देखना है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाने से रात रातें। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए लगाने से लड़का लड़के। और इकारांत शब्दों में या जोड़ने से नदी नदियां। और कुछ शब्दों में दल वृंद गण जोड़ने से पाठक पाठक गण इत्यादि बहुवचन का नियम होता है। अब देखिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 63। संस्कृत की गिनतियां आपको याद होनी चाहिए। संस्कृत की गिनतियां आपको ज्यादातर याद होनी चाहिए। पेपर कठिन था इसलिए मैंने ज्यादातर ऑप्शन आपके मिलान वाले ए रखे हैं कि आपको ज्यादा आसानी हो। बाकी ये ऑप्शन चेंज करने पे ये सवाल और भी कठिन हो जाएंगे।
तो देखिए यहां पर एकादश मैंने आपको बताया है कि ये उल्टा पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? उल्टा पढ़ा जाता है। एकादश यानी हम एक दहाई एक इकाई पढ़ते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में हम एक दहाई ने पढ़ के एक इकाई 10 दहाई पढ़ते हैं, यानी एकादश। 21 को एक विंशति, 100 को शतम और 1121 को क्या कहेंगे? एक विंशत्यो अधिकादश शतकम, यानी एक विंशत माने हो जाएगा 21, धिकयो एकादशत यानी उससे एक 1100 ज्यादा। वाक्यांशों के लिए कठिनतम शब्द युग्मों का मिलान करिए। तो क्या होगा? वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, प्रवस्य पतिका। सूर्योदय से पूर्व 2 घड़ी का समय, ब्रह्म मुहूर्त। जिसका कोई शत्रु जन्मा न हो, अजात शत्रु। प्रश्न संख्या 65 है, राजा तत्सम तद्भव मिश्रित है, रंक प्रजा रानी संदर्भ के अनुसार। अनुराग का हो जाएगा विराग, सजल का हो जाएगा निर्जल। अब देखिए यहां तद्भव तत्सम दोनों का विलोम पूछेगा तो और भी कठिन हो जाएगा। देखिए यहां पर जैसे सुलभ का दुर्लभ, लोकोक्तियों का सूक्ष्म भाषा शास्त्रीय अर्थों के साथ मिलान करिए। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, कार्य न करने के लिए संभव शर्त रखना। अरण्य रोदन निष्फल प्रयास ऐसा बिलाप जिस पर कोई ध्यान न दे। गंगा गए गंगादास, जमुन गए जमुनदास, अवसरवादी सिद्धांत 3 व्यक्ति। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। अब आप बताइए, सवाल पूछा गया है, खड़ी बोली कौरवी ओकार बहुला बोली है, जबकि ब्रज भाषा और बुंदेली आकार बहुला बोलियों के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी की उपभाषाओं का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें ध्वन्यात्मक विन्यास के आधार पर बोलियों को 2 स्पष्ट वर्ग में बांटा जाता है। अब बताइए, प्रश्न संख्या 67 है, 67 है। बताइए, प्रश्न संख्या 67। चलिए साथियों, यहां पर ए गलत है। खड़ी बोली कौरवी जो होती है ओकार बहुला नहीं है, आकार बहुला है, यानी इसमें पूरा उल्टा कर दिया गया है। खड़ी बोली कौरवी आकार बहुला होती है और ब्रज भाषा जो होती है वह ओकार बहुला होती है, यानी ए ऑप्शन आपका गलत हो गया और आर जो है वह सही हो गया, ऑप्शन 4। देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है, ना कि वर्णात्मक। इसमें प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर अंतर्निहित होता है और स्वतंत्र उच्चारण की इकाई वर्ण होकर अक्षर होती है। बताइए, अब ध्यान रखिएगा, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। ए और आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। देखिए देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, ना कि यह वर्णात्मक है। इसमें प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर अंतर्निहित होता है, का बोलेंगे तब भी उसमें आ है, और स्वतंत्र उच्चारण की इकाई वर्ण होकर अक्षर होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देवनागरी लिपि सुधार समिति 1953 ने उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वावधान में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण संस्तुतियां थीं। इस समिति ने सुझाव दिया कि ख ध भ के कुंडे लूप बंद रखे जाएं ताकि इन्हें क्रमशः रव
च म न पढ़ा जा सके। बताओ, आज सबको पसीने छूट जा रहे हैं। अगर ऐसा पेपर बन गया तो ये समझिए कि 80 से 90 के बीच में कट ऑफ जाएगी। अगर ऐसा सवाल बन गया तो 80 से 90 के बीच में कट ऑफ जाएगी सामान्य की। बताओ भाई। तो देखिए यहां पर 69 का जो जवाब होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हिंदी की शब्द संपदा में तंबाकू, आलू, पादरियों और गमला शब्द मूलतः अरबी फारसी से आए हैं। भारत में पुर्तगाली व्यापारियों के आगमन के साथ कई विदेशी शब्द हिंदी के घरेलू शब्दावली विदेशी शब्द का अभिन्न हिस्सा बन गए। बताइए। देखिए ये सवाल जो है, अब ये तंबाकू और आलू तो ठीक है पादरियों ने दिया, लेकिन गमला शब्द भी पादरियों ने दिया था, अरबी फारसी से ये नहीं मिलता है, यानी ए गलत है और आर सही है। श मूर्धन्य शकार ध्वनि का प्रयोग आधुनिक हिंदी की बोलचाल में शुद्ध मूर्धन्य रूप में धड़ल्ले से होता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से श संस्कृत की एक शुद्ध तत्सम ध्वनि है, जिसका उच्चारण अब हिंदी प्रदेशों में प्रायः श तालब या ख जैसे भाषा भाखा के रूप में रूपांतरित हो चुका है। चलिए फटाफट बताइए। ऐसा पेपर बन गया का मतलब है कि ऐसा पेपर आ गया। बनने का मतलब है, यहां पर कहने का प्रयोजन समझिए, प्रयोजनवती लक्षणा पे चलिए। क्या यार आप लोग इतना जल्दी आज हाफ गए? सारे सवाल बेहद आसान है, थोड़ा खोपड़ी लगाइए बस। आधुनिक हिंदी भाषी क्षेत्रों में समूर्धन शकार का शुद्ध मूर्धन उच्चारण समाप्त हो चुका है। बोलचाल में लोग मूर्धन सा को भी तालब सा की तरह उच्चरित करते हैं, यानी यह एकदम समाप्त हो गया, इसका प्रयोग ही अब बिल्कुल नहीं होता है। यानी ए आपका गलत है, ए आपका गलत है और आर इसका सही है। ए गलत है और आर सही है। कहां इसका प्रयोग होता है, कोई कहां से इसका उच्चारण करता है? हिंदी की उपभाषाओं और उनके प्रतिनिधि बोलियों का सही कूट मिलान करिए। आसान सा शब्द सवाल है। पश्चिमी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में देखिए कौन आएगी? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बिहारी में कौन आएगी? मगही मैथिली भोजपुरी। राजस्थानी में कौन आएगी? मालवी आएगी। और पश्चिमी हिंदी में कौन आएगी? यानी पहले का पहला, दूसरे दूसरा, तीसरे तीसरा, चौथे चौथा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी, पूर्वी हिंदी बघेली, बिहारी हिंदी मैथिली, राजस्थानी की मालवी। बी ऑप्शन। लिपि सुधार आंदोलन से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं, समितियों, उनके स्थापना वर्षों का मिलान करिए। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रट डालिएगा, इसको रट डालिएगा। ठीक है, इसको रट डालिएगा। नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1910, नागरिक लिपि सुधार समिति इंदौर काका कालेकर 1935, देवनागरी लिपि सुधार समिति आचार्य नरेंद्र 1953। इनका अनुक्रम भी पूछा जा सकता है, इनका अनुक्रम भी पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। देवनागरी लिपि में क्रमिक विकास के चरणों को सही अनुक्रम में लगाइए।
तो यहां देखते हैं, प्रथम चरण मूल स्रोत ब्राह्मी से, द्वितीय चरण गुप्त काल गुप्त लिपि से, तृतीय चरण 6वीं 9वीं शताब्दी कुटिल सिद्ध मातृका से, और चतुर्थ चरण प्राचीन देवनागरी लिपि से। इसका जो ट्रिक है उसको भी याद कर लीजिएगा। कैसे ट्रिक होगा? तो इसका ट्रिक होगा यूजीसी ब्राह्मी, यूजीसी देवनागरी, ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी, ये ट्रिक है। यानी ब्राह्मी के उत्तरी से गुप्त, गुप्त से सिद्ध मातृका कुटिला, और कुटिला से देवनागरी लिपि का जन्म होता है। ये क्रम भी इनका पूछा जाता है। हिंदी शब्द संपदा अट्टालिका, अटारी, खिड़की और रिक्शा। तो यहां पर क्या होगा? अट्टालिका का तत्सम, अटारी तद्भव, खिड़की देशज और रिक्शा विदेशज जापानी शब्द है। यहां पर क्या करना? देवनागरी वर्णमाला की ध्वनियों के उच्चारण स्थान के आधार पर मिलान करना है। ठीक है। 76 व दंतोष्ठ, ए आय कंठतालव्य, ओ आओ कंठोष्ठ, इयंगणनम नासिक अनुनासिक। देवनागरी लिपि के सुधारकों और उनके द्वारा सुझाए गए विशिष्ट प्रयत्नों का कूट मिलान कीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी दी, श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर दिया, बाल गंगातीर्थ ने तिलक फॉन्ट में 190 टाइप दिए, श्रीनिवास ने महाप्राण वर्णों के लिए अल्पप्राण के नीचे कोई चिन्ह लगाने की योजना बताई। भाषा वैज्ञानिक शब्दावली बोली विभाषा राजभाषा से सुमेलित करना है। बोली किसे कहते हैं? अत्यंत सीमित क्षेत्र, घरेलू अभिव्यक्ति साहित्य का अभाव जहां हो। विभाषा किसे कहते हैं? प्रांतीय क्षेत्रीय जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त हो, जैसे ब्रज अवधि। राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज और संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा को। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त सांस्कृतिक संपर्क की भाषा को कहते हैं। हिंदी ध्वनियों को घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण करिए। तो यहां पर क च ट त प अघोष और अल्पप्राण है, ख छ ठ त प अघोष अल्पप्राण है, ग ज ड द ब सघोष अल्पप्राण है, और घ झ ध ब सघोष महाप्राण है। अगला सवाल, देवनागरी लिपि के नामकरण से जुड़े विभिन्न मतों और उनके प्रयोक्ताओं का मिलान करना है। ठीक है, आसान है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण नागर देवनागरी कहलाई। बौद्ध धर्म ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से संबंधित है। देवनागर काशी में प्रयोग के कारण देवनागरी का नामकरण हुआ। स्थापत्य की नागर शैली में चतुर्शस्त्र आकृतियों के कारण कलात्मक शिलापत नामकरण भी इसका होता है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भटलोलट का उत्पत्तिवाद सामाजिक दर्पण रंगमंच के दर्शकों में रस की वास्तविक स्थिति को स्वीकार नहीं करता। उत्पत्तिवादी मीमांसक दर्शन के अनुसार रस मूलतः अनुकार्य मूल पात्रों जैसे राम आदि में रहता है और नट में उसका केवल आरोप मात्र होता है, अतः सामाजिक केवल चमत्कृत होता है, रसयुक्त नहीं होता है। यह सवाल महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में भटलोलट का उत्पत्तिवाद सामाजिक दर्पण रंगमंच के दर्शकों में रस की वास्तविक स्थिति को स्वीकार नहीं करता। जी हां, सही है। उत्पत्तिवादी मीमांसक दर्शन के अनुसार रस मूलतः अनुकार्य मूल पात्र राम में रहता है और नट में उसका केवल आरोप मात्र होता है, अतः सामाजिक केवल चमत्कृत होता है, रसयुक्त नहीं होता है। तो यहां 81 का क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। जहां काव्य में चित्त का विस्तार होता है वहां केवल ओज गुण की अवस्थिति अनिवार्य होती है, इसका संबंध केवल वीर रस से होता है। अग्नि पुराणकार और परवर्ती ध्वनिवादियों के अनुसार दीप्ति या चित्त का विस्तार ओज का लक्षण है, जो वीर के अतिरिक्त विभत्स और रौद्र रसों भी उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, कैसे लग रहे हैं सवाल? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखते हैं
अब यहां देखिए कि चित्त का विस्तार दीप्ति ओज गुण का लक्षण है, तो परंतु इसका संबंध केवल वीर रस से नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है, इसका केवल वीर रस से संबंध नहीं होता है। इस वजह से पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया और दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। यानी ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। असंगति अलंकार में कार्य और कारण का वैधिकरण अलग अलग स्थानों पर होना अनिवार्य है, जबकि विभावना में कारण के बिना ही कार्य की सिद्धि दिखाई जाती है। दोनों अलंकार न्यायशास्त्र के कार्यकरण संबंध के शास्त्रीय नियम का निषेध विपर्य करके काव्यगत चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, एकदम सही है। वार्णिक छंदों में गण विचार यमाता राजभान सलगा केवल समवार्णिक छंदों पर लागू होता है। मात्रिक छंदों में इसका कोई विन्यास नहीं होता। मात्रिक छंदों में लघु गुरु केवल संख्यात्मक मूल्य 1 और 2 गिना जाता है। वहां 3 वर्णों का त्रिक गण बनाकर जगण या तगण का नियमन नहीं किया जाता। अब बताओ ये वाला सवाल। वार्णिक छंदों में गण विचार यमाता राजभान सलगा केवल समवार्णिक छंदों पर लागू होता है। मात्रिक छंदों पर इसका कोई विन्यास नहीं होता है। मात्रिक छंदों में लघु गुरु का केवल एक संख्यात्मक मूल्य 1 और 2 गिना जाता। वहां 3 वर्णों के त्रिक गण बनाकर जगण या तगण का नियमन नहीं किया जाता। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। च्युत संस्कृत दोष केवल व्याकरणिक अशुद्धियों तक सीमित है, जबकि कष्टत्व दोष का संबंध केवल श्रुतिकट वर्णों के प्रयोग से होता है। मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार शब्द दोषों का वर्गीकरण इस आधार पर होता है कि ध्वनि कान को चुभती है अथवा भाषा के वैज्ञानिक नियमों का उल्लंघन करती है। बताइए। अब यहां देखिए, च्युत संस्कृत दोष केवल व्याकरणिक अशुद्धियों तक सीमित है, नहीं। कष्टत्व दोष का संबंध केवल श्रुत वर्णों से ही होता है। तो च्युत संस्कृत दोष वहां होता है जहां व्याकरण के नियमों का उल्लंघन हो, जैसे संज्ञा क्रिया का अनपेक्षित रूप। और कष्टत्व दोष का संबंध श्रुति कटुत्व जो वर्ण है, जैसे ट ड ठ अनुचित प्रयोग होता है। तो यहां पर तर्क तो सही है लेकिन स्थापना आपकी गलत है। तर्क आपका सही है लेकिन स्थापना इसकी गलत है। 85 का हो जाएगा। अब बताइए। एक मिनट फिर से देखने दीजिए, मैं भी कंफ्यूज हो गया। च्युत संस्कृत दोष जो होता है केवल व्याकरणिक अशुद्धियों तक सीमित है। हां, जैसे संज्ञा सर्वनाम इत्यादि का जो व्याकरणिक दोष होता है उस तक ही यह सीमित है, यानी सही है। च्युत संस्कृत दोष वहां होता है जहां व्याकरण के नियमों का उल्लंघन होता है। और कष्टत्व दोष का संबंध श्रुतिकट वर्णों के अनुचित प्रयोग से होता है, यह भी सही है। लेकिन मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार शब्द दोषों का वर्गीकरण इस आधार पर होता है कि ध्वनि कान को चुभती है, श्रुतकुट अथवा भाषा के वैज्ञानिक नियमों व्याकरण का उल्लंघन करती है। अब मम्मट ने क्या कहा है? मम्मट ने भी इसका विवेचन किया है, लेकिन तर्क स्थापना के विशिष्ट भेदों का कारण यह व्याख्या नहीं करता है। यह एक सामान्य सी व्याख्या दे रहा है। हमेशा आपको यह ध्यान में रखना है कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर यह ऑप्शन होता ए सही है और आर भी सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता, तो यहां पर वो ऑप्शन हो जाएगा 3। यानी ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता। ठीक है,
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, वक्रोक्ति अलंकार को आचार्य भामा ने सभी अलंकारों का मूल प्राण माना है, जबकि आचार्य कुंतक इसे संपूर्ण काव्य सिद्धांत का मूलाधार घोषित करते हैं। भामा के अनुसार वक्रोक्ति के बिना अर्थ में चमत्कार नहीं आता और कुंतक ने इसे वैदग्ध भंगी भणित कहकर कवि कौशल जनित टेढ़ेपन को ही काव्य की आत्मा वक्रोक्त जीवितम स्वीकार किया। एकदम सही बात है, वैदग्ध भंगी भणित वाला भी और ये भी, यानी ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। क्लिष्टत्व दोष वहां होता है जहां अर्थ का बोध शास्त्र प्रसिद्ध न होकर लोक प्रसिद्ध होता है, जहां अर्थ निकालने के लिए बहुत दूर की कौड़ी लानी पड़े या अत्यधिक दुरूह अर्थ परंपरा जैसे वेद ज्योतिष दर्शन के पारिभाषिक शब्दों का सहारा लेना पड़े, वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। देखिए, अब ध्यान रखिएगा कि क्लिष्टत्व दोष वहां होता है जहां अर्थ का बोध केवल लोक प्रसिद्ध न होकर अत्यंत शास्त्र प्रसिद्ध या दुरूह हो। क्लिष्टत्व दोष कहां होता है? जहां अर्थ का बोध लोक प्रसिद्ध नहीं होता है, अत्यंत शास्त्र प्रसिद्ध या दुरूह हो। तो शास्त्र प्रसिद्ध और दुरूह होता है जब शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन आम आदमी शास्त्र की बात कैसे जानेगा? तो शास्त्र प्रसिद्ध और दुरूह जब होगा, तो यहां पर यह न लिखा गया, इसलिए स्थापना इसकी गलत है, स्थापना इसकी गलत है और तर्क इसका सही है, यानी ए गलत है लेकिन आर सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को उपमान की केवल तीव्र संभावना व्यक्त की जाती है, जबकि संदेह अलंकार में निश्चय का सर्वथा अभाव अंत तक बना रहता है। संभावना मनुमानो जनुजानों में बुद्धि का झुकाव उपमान की तरफ निश्चित प्राय हो जाता है, जबकि संदेह किधों या में दो कोटियों के बीच बुद्धि डामाडोल रहती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। स्थापना, सत्व मन से उत्पन्न होने वाले सात्विक भाव बाह्य चेष्टाएं होने के कारण अनुभव के अंतर्गत ही परिगणित होते हैं, किंतु इन्हें व्यभिचारी संचारी भावों की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। तर्क है, सात्विक भाव अंतःकरण के धर्म हैं जो अनैच्छिक बिना किसी कृत्रिम प्रयास के स्वतः प्रकट होते हैं, जबकि संचारी भाव क्षणिक होते हैं और रस के केवल पोषक होते हैं, वे स्वयं क्रिया रूप में शरीर पर दिखाई नहीं देते। ध्यान रखिएगा, सत्व यानी मन से उत्पन्न होने वाले सात्विक भाव बाह्य चेष्टाएं होने के कारण अनुभव के अंतर्गत ही परिगणित होते हैं, इन्हें व्यभिचारी भावों की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। अब देखिए, स्तंभ भेद रोमांच स्वरभंग कम वैवण्य असुर प्रलय, जिनको आप बिना सोचे ही महसूस कर लें, वो अपने आप आ जाए, यानी जिस पर आपका कोई बस ही नहीं है, जिस पर आपका कोई वश ही नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सत्व से उत्पन्न होने वाले सात्विक भाव। लेकिन अब ये जो सत्व से उत्पन्न होने वाले सात्विक भाव हैं, ये संख्या में 8 होते हैं। बाह्य रूप से शरीर पर प्रकट होने के कारण अनुभव के अंतर्गत आते हैं, इन्हें कभी भी व्यभिचारी या संचारी भावों या मानसिक क्षणिक तरंगों के संख्या 33 में नहीं रखा जा सकता। यानी जो ये संचारी भाव होते हैं, ये कैसे होते हैं? पानी के बुलबुले के जैसे होते हैं, जो फूटते और बनते रहते हैं। और ये जबकि क्या होते हैं, जो सात्विक भाव होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, ये इससे अलग होते हैं, स्थायी होते हैं। इसलिए स्थापना इसकी गलत है। स्थापना क्या है साथियों? इसकी गलत है, लेकिन आर आपका सही, ऑप्शन 4। सात्विक भाव अंतःकरण के धर्म है जो अनैच्छिक बिना किसी कृत्रिम प्रयास के स्वतः प्रकट होते हैं, जबकि संचारी भाव क्षणिक होते हैं और रस के केवल पोषक होते हैं और स्वयं क्रिया रूप में शरीर पर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, देखिए भाई, पूरा नहीं भिजवा पाएंगे, जो बात है सही बात है। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि उसको रटना नहीं है, मॉडल पेपर का मतलब है पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग जैसा बता रहे हैं 15 से 16 मॉडल पेपर भेज दिए गए हैं और
5 से 7 मॉडल पेपर और हैं, तो वो भी आपको भेज दिए जाएंगे। आराम से पढ़ते रहिए। आपका 3 तारीख को पेपर है, 30 तारीख तक या 31 तारीख तक आपको मॉडल पेपर सारे भेजे जाएंगे एक एक करके। तो आप बाकी भी पढ़ते रहिए और मॉडल पेपर भी देखते रहिए, ठीक है। बाकी यहां मैं आपको कुछ ना कुछ रोज करवा ही रहा हूं। चलिए प्रश्न संख्या आगे 90। आचार्य वामन द्वारा प्रणीत रीत सिद्धांत में गुणों को काव्य का नित्य धर्म अनिवार्य तत्व माना गया है, जबकि अलंकारों को केवल अनित्य वैकल्पिक बाह्य तत्व स्वीकार किया गया है। तर्क है, वामन के अनुसार काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा अर्थात गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले आंतरिक नित्य धर्म है और अलंकार उस शोभा को बढ़ाने वाले अतिशय हेतु वस्तु अलंकार बाह्य साधन है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। आचार्य वामन द्वारा प्रणीत रीति सिद्धांत में गुणों को काव्य का नित्य धर्म अनिवार्य तत्व माना गया है, जबकि अलंकारों को केवल अनित्य वैकल्पिक बाह्य तत्व स्वीकार किया गया है। ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। आदिकालीन सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य की धार्मिक चेतना परवर्ती संत काव्य की वैचारिक पीठिका का निर्माण तो करती है, परंतु अपनी सामाजिक अवस्थिति में उनसे भिन्न है। तर्क है, सिद्धों का विद्रोहात्मक स्वर जहां बाह्याचारों के खंडन के साथ साथ वामाचार और तंत्र साधना के रहस्यात्मक आवरण से ढका था, वहीं संत काव्य लोक भाषाई धरातल पर अधिक व्यावहारिक और सामाजिक समरसता के प्रति प्रतिबद्ध था। देखिए यहां पर भी ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। क्या है? आदिकालीन सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य की धार्मिक चेतना परवर्ती संत काव्य की वैचारिक पीठिका का निर्माण करती है, अपनी सामाजिक स्थिति में भिन्न है। यानी आप देखिए सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य आगे चल के आपको संत काव्य में भी देखने के लिए मिलता है। सूफी काव्य प्रेमाख्यानक में प्रयुक्त मसनवी शैली केवल एक बाह्य शिल्पगत ढांचा नहीं है, बल्कि वह सूफियों के फना और बका के आध्यात्मिक दर्शन की अनिवार्य काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। भारतीय प्रेमाख्यानकों में अलौकिक प्रेम इसके हकीकी के प्रति के लिए लौकिक प्रेम इसके मजाजी को एकमात्र माध्यम स्वीकार किया गया है, जहां नायक साधक को अंततः आत्मा और नायिका को परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ए और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या प्रस्तुत करता है, एकदम सही बात है। प्रश्न संख्या 93। तुलसीदास के रामचरितमानस में निरूपित रामराज्य केवल एक राजनीतिक आदर्श या सामंती व्यवस्था का पुनरुत्थान नहीं है, बल्कि वह वर्ण व्यवस्था के भीतर एक लोकोन्मुख समन्वयवादी सांस्कृतिक राष्ट्र की परिकल्पना है। तुलसी का समन्वय शैव और वैष्णवों का ज्ञान और भक्ति का सीमित न होकर राजा और प्रजा के कर्तव्यों के मध्य मर्यादा और लोक मंगल के साथ सम्मत विधान की प्रतिष्ठा करता है। क्या है यहां पर? ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है, यानी राइट आंसर 1 हो जाएगा। कृष्ण काव्य के पुष्टमार्गी प्रभाव ने सूरदास की गोपी विरह चेतना को विशुद्ध वैयक्तिक विलाप की परिधि से निकालकर लोकातिशयनी अद्वैत अनुभूति में रूपांतरित कर दिया। वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद में जगत को सत्य माना गया है, अतः सूर्य की गोपियों का विरह संसार से पलायन नहीं, बल्कि लीला पुरुष श्री कृष्ण के वियोग में संसार के कण-कण में कृष्णत्व का साक्षात करना है। ध्यान रखिएगा, ये भी सही है, ए सही है और आर भी सही है। ए आर की सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। रीतिकालीन रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्यों में मौलिक अंतर काव्य शास्त्रीय लक्षणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति नहीं, बल्कि कवि की लक्षण निरूपण की शास्त्रीय दृष्टि और काव्य सर्जन की स्वायत्तता का है। बिहारी लाल रीतिसिद्ध ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, किंतु उनके काव्य का प्रत्येक दोहा संस्कृत के भामह, मम्मट और विश्वनाथ के काव्य शास्त्र के कठोर मानदंडों का स्वतः सिद्ध और सचेत है। सही बात है, उन्होंने उस सारे नियम को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। रीतिमुक्त काव्यधारा के घनानंद, बोधा और आलम का प्रेम लौकिक विरह से प्रारंभ होकर अंततः आत्मिक उदात्तीकरण को प्राप्त होता है। इन कवियों ने दरबारी विलासिता के कृत्रिम उद्दीपन, विभावों का त्याग कर स्वाभाविक स्वानुभूति को काव्य का विषय बनाया, जहां सुजान जैसी लौकिक नायिका अंततः कृष्ण का पर्याय बन जाती है। यहां पर भी
ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। भारतेंदुगिन कविता में राजभक्ति और देशभक्ति का जो अंतर्विरोध दिखाई देता है वह वास्तव में इस युग की नवजागरण की चेतना का संक्रमणकालीन पड़ाव है, पाखंड नहीं। इस युग में कवि के ब्रिटिश शासन के न्यायप्रिय स्वरूप, शांति व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा के प्रशंसक थे, परंतु आर्थिक दोहन औपनिवेशिक शोषण के तीव्र विरोधी थे, जो उनकी कविताओं में स्फुट मुखरित हुआ है। तो यहां देखिए, तो एकदम सही बात है कि वहां राजभक्ति और देशभक्ति दोनों देखने के लिए मिलती है। इस काल में राजभक्ति और देशभक्ति दोनों देखने के लिए मिलती है। द्विवेदी युग की तीव्रतात्मकता और नैतिक मर्यादावाद वास्तव में भारतीय युग की स्वच्छंदता और रीतिकालीन श्रृंगारिकता के विरुद्ध एक आवश्यक साहित्यिक प्रतिकार था। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से भाषा परिशोधन के साथ साथ काव्य में लोकोपकारिता और गद्यवत यथार्थ को प्रतिष्ठित किया, जिससे कविता का केंद्रीय विषय चींटी से लेकर हाथी तक विस्तीर्ण हो गया। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। छायावाद के और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं था, जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने माना, बल्कि वह एक व्यापक सांस्कृतिक नवजागरण और मानवीय स्वाधीनता के काव्यात्मक उद्घोषणा थी। निराला की राम की शक्ति पूजा, प्रसाद की कामायनी में अभिव्यक्त व्यक्तिक संशय और अवसाद वास्तव में पराधीन भारत के बौद्धिक वर्ग के समूह मानसिक अंतर्द्वंद का विराट बिंब है। तो यहां पर भी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्रश्न संख्या 100, प्रगतिवाद काव्यधारा ने छायावादी रहस्यात्मकता का पूर्ण निषेध किया, किंतु कलात्मक धरातल पर छायावाद की बिंब योजना और भाषाई तरलता के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका। केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन की आरंभिक कविताओं पर पंत की प्रकृति चेतना का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है, यद्यपि उनका वैचारिक मूलाधार द्वंदात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद पर ही टिका था। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, ऑप्शन मैंने लगभग एक जैसे रखे हैं क्योंकि सवाल बहुत कठिन है, जिससे इन सवालों को याद करने में आपको आसानी हो, क्लास में ही आपको एक बार याद आ जाए, बहुत आपको टेंशन न लेनी पड़े। ठीक है, तार सप्तक 1943 की भूमिका में अज्ञे ने राहो के अन्वेषी जिस खोज की बात की वह प्रयोगवाद को किसी वाद या बंधी बंधाई लीक ढालने की चेष्टा नहीं थी। प्रयोगवादियों के लिए प्रयोग अपने आप में साध्य नहीं था, बल्कि वह सत्य को जानने और उसे व्यापक सामाजिक संदर्भों में नए शिल्पों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का एक साधन मात्र था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। मुक्तिबोध के काव्य में फैंटेसी केवल एक काल्पनिक शिल्प नहीं है, बल्कि वह पूंजीवादी समाज के भयावह यथार्थ और आंतरिक अपराध बोध और अभिव्यक्ति की खोज की जिरह बख्तर है। मार्क्सवादी चेतना से प्रतिबद्ध होने के कारण मुक्तिबोध अचेतन मन की गुहाओं में जाकर उस परम व्यक्ति को ढूंढते हैं जो सर्वहारा वर्ग की मुक्ति का कारण बन सके। ऑप्शन 3 सही है। नई कविता ने प्रयोगवाद के व्यष्टिबोध व्यक्तिवाद को तिलांजलि देकर पूर्णतः समष्टिबोध सामाजिक चेतना को ही अपना एकमात्र वर्ण विषय बनाया। नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों यथा शमशेर, रघुवीर सहाय और कुंवर नारायण के यहाँ क्षण की सार्थकता और लोक जीवन की विडंबना दोनों समानांतर रूप से क्रियाशील दिखाई देते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको अच्छे समझिएगा। यहां पर ए गलत है लेकिन आर आपका सही है। नई कविता ने प्रयोगवाद के व्यष्टिबोध व्यक्तिवाद को पूरी तरह तिलांजलि नहीं दी थी, बल्कि नई कविता की विशेषता यह है कि उसने प्रयोगवाद के क्षणवाद, व्यक्तिवाद और प्रगतिवाद के समाजवाद दोनों को आपस में जोड़कर मध्यमार्ग अपनाया था। ठीक है, यानी ए गलत है और आर सही है। अज्ञेयकृत असाध्य वीणा प्रियंबद के केशकंबली का प्रसंग बौद्ध दर्शन के शून्यवाद और ताओवाद के आत्म विसर्जन के सिद्धांत की सहावस्थिति को रेखांकित करती है। जब तक साधक में अहम मैंपन शेष रहता है, तब तक कला वीणा अवाद्य रहती है। अहम के पूर्ण तिरोधान के बाद ही समस्त की संगति ध्वनि फूटती है। राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जहां युगीन परिस्थितियों और प्रवृत्तियों को प्रधानता दी, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सांस्कृतिक परंपरा के सातत्य को इतिहास का मुख्य नियामक माना।
शुक्ल जी ने कबीर आदि संतों को इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया से उत्पन्न हताशा का परिणाम माना, जबकि द्विवेदी ने स्पष्ट उद्घोष किया कि इस्लाम ना भी आया होता तो साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ध्यान रखिएगा, ए और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी यह प्रस्तुत करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध चिंतामणि में संकलित मनोविकार संबंधी निबंध केवल मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है, बल्कि वे लोक जीवन और काव्य शास्त्र के बीच की व्यवहारिक कड़ियां हैं। शुक्ल जी ने साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध में सिद्ध किया है कि रस दशा में पहुंचने पर व्यक्ति अपनी विशिष्ट व्यक्तिगत सत्ता को पूरी तरह विस्मृत कर लोक हृदय में लीन हो जाता है। तो यहां क्या होगा, ए और आर दोनों सही है। जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त इतिहास की पुनरावृत्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह तत्कालीन पराधीन भारत की राष्ट्रीय चेतना और आंतरिक कलह की समकालीन समस्या का नाट्य रूपांतरण है। प्रसाद जी ने चाणक्य के माध्यम से यह संदेश दिया कि राष्ट्र की रक्षा के लिए आंतरिक क्षुद्रताओं का त्याग और विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध अखंडता अनिवार्य शर्त है। यहां भी ए और आर दोनों सही है। सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी चरित्र प्रधान न होकर पूर्णतः मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अन्वेषण है। शेखर का विद्रोही स्वभाव किसी बाह्य सामाजिक राजनीतिक घटना की तत्कालीन प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उसके बचपन की यौन ग्रंथियों और स्वतंत्रता की जन्मजात छटपटाहट का परिणाम है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा एक। फणीश्वर नाथ रेणुकूट महिला आंचल में पूर्णिया जिले के केवल एक भौगोलिक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि वह स्वयं उपन्यास की एक सजीव और केंद्रीय पात्र के रूप में भरता है। आंचलिक उपन्यासों की मुख्य विशेषता ही यह है कि वहां का नायक खलनायक के व्यक्तिगत द्वंद्व के स्थान पर संपूर्ण अंचल की संस्कृति, लोकगीत, विसंगतियां और राजनीतिक चेतना को ही मुख्य तथ्य बनाया जाता है। ए और आर दोनों सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा शास्त्रीय नाट्य परंपरा के दुखांत नियमों का पूर्ण पालन करता है, जो भारतीय नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों पर सर्वथानुकूल है। संस्कृत नाट्यशास्त्र में सुखांत नाटकों का विधान है, जबकि भारतेंदु ने अंग्रेजी त्रासदी के प्रभाव स्वरूप भारत भाग्य द्वारा आत्महत्या कराने का दुखांत कौतूहक रचा है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक गलत है लेकिन आर सही है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको एक बार समझ लीजिएगा। भारत दुर्दशा भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुकूल दुखांतक नहीं है, बल्कि यह शास्त्रीय परंपरा को तोड़ता है। संस्कृत नाट्यशास्त्र में नाटक के अंत में नायक की मृत्यु वर्जित है, हमेशा सुखांत का नियम है। भारतेंदु ने पाश्चात्य दुखांतिका में भारतीय प्रवेश को भारत भाग्य के द्वारा स्वयं कटार मारकर आत्महत्या वाली बात करी है। यानी आर सही है, ए आपका गलत है। प्रेमचंद की कहानी कफन उनकी आदर्श उन्मुख यथार्थवादी चेतना का चरम बिंदु है, जहां व्यवस्था की क्रूरता मानव संवेदना को पूर्णतः नष्ट कर देती है। घीसू और माधव का बुधिया को कफन के पैसे से पूड़ियां खाना और शराब पीना उनकी जन्मजात दुष्टता को नहीं, बल्कि सामंती समाज में लगातार भूखे रहने से उत्पन्न चरम अमानवीय कारण को दर्शाता है। तो यहां पर ए और आर दोनों सही है। हरिशंकर परसाई के व्यंग केवल गुदगुदाने या हंसाने के साधन नहीं है, बल्कि वो समाज और राजनीति की सड़ी गली विसंगतियों पर गहरा वैचारिक प्रहार है। भोला राम का जीव व्यंग में परसाई जी ने यमलोक के माध्यम से आधुनिक दफ्तरशाही, रिश्वतखोरी और उस भयावह रूप को उघाड़ा है जहां कागजी फाइलों के नीचे आदमी की आत्मा तक दब जाती है। ऑप्शन ए सही है। हिंदी उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम कूट चुनिए। तो यहां पर परीक्षा गुरु आपका 1882 का है, गोदान 1936 का है, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की है और राग दरबारी 1968 का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। हिंदी नाटकों के ऐतिहासिक विकास क्रम के अनुसार सही अनुक्रम का कूट चयनित करिए। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है 1880। स्कंदगुप्त 1928, अंधायुग 1955, आषाढ़ का एक दिन 1958।
ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों के रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम का चयन करिए। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है, 1900 की सरस्वती में प्रकाशित प्रथम कहानी मानी जाती है। उसने कहा था 1915 फ्लैशबैक शैली की, पूस की रात 1930 और परिंदे 1960 निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी की डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस डेट को भी आप सब याद रखिएगा, यानी राइट आंसर 2। हिंदी की कथेतर लघु विधाओं यथा आत्मकथा जीवनी के प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम लगाइए। अर्धकथानक बनारसी दास जैन 1641, कलम का सिपाही 1962, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, आवारा मसीहा 1974। राइट आंसर हो जाएगा 1। उपन्यासों और उनके प्रसिद्ध क्लिष्ट पात्रों का सही कूट मिलान करिए। गोदान, गोबर, दातादीन, मालती, बाणभट्ट की आत्मकथा, निपुणिका, न्यूनिका, भटनी, मैलाचल, डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावनदास, शेखर एक जीवनी, शक्ति, शशि सरस्वती, बाबा मदन सिंह। नाटकों और उनके पात्रों के साथ सुमेलन करिए। स्कंद बुद्ध, धातुसेन, प्रपंच बुद्धि, देवसेन, आषाढ़ का एक दिन, मातुल, बिलोम, मल्लिका, अंधायुग, अश्वत्थामा, युद्ध, गंधारी, सिंदूर की होली, मुरारीलाल, मनोरमा और भगवंत सिंह। हिंदी कहानियों के उनके अमर पात्रों के साथ मिलान करिए। उसने कहा था लहना सिंह, सुबेदारनी, वजीरा सिंह, पुरस्कार, मधुलिका अरुण, मलबे का मालिक, गनी मियां, रखा पहलवान, तीसरी कसम, हीरामन और हीरा बाई। उपन्यासों के उनके वर्ण विषय के साथ मिलान करिए। तो तमस भीष्म कहानी की विभीषिका और सांप्रदायिक दंगा, राग दरबारी, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन की व्यवस्था, शिक्षा और राजनीति का खोखलापन, झूठा सच, देश विभाजन, शरणार्थियों की समस्या और राजनीतिक विद्रूपता, आपका बंटी, तलाकशुदा माता पिता के बच्चे पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव। माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी, अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा, दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा। यात्रा साहित्य के साथ यहां पर मिलान करना है। यात्रा साहित्य, अरे आयावर रहेगा याद अज्ञे, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन, पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, एक बूंद सासा उछली, अज्ञे, विदेशी यात्रा के संदर्भ में। आत्मकथा के साथ मिलान करना है। जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुर्दहिया, डॉक्टर तुलसीराम, अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिष राय और तिरस्कृत सूरजपाल चौहान। आषाढ़ का एक दिन, कालिदास के अंतर्द्वंद, कला बनाम सत्ता का संघर्ष है। अंधायुग, महाभारत के अवसान के बाद युद्धजन्य कुंठा, अनास्था और मूल्यहीनता। लहरों के राजहंस, नंद और सुंदरी के माध्यम से प्रवृत्ति मार्ग, भोग और निवृत्त मार्ग, संन्यास का द्वंद्व है। और कोणार्क में शिल्प, विश्व और राजा के संघर्ष के बीच सृजन और सत्ता का टकराव है। निबंधों को यहां पर मिलान करना है। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र, गंधमादन, कुबेरनाथ राय और विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 125 सवाल थे साथियों। बस इसके ऑप्शन मैंने आसान बनाए थे कि आप लोगों को अगर ऑप्शन भी कठिन बना दूंगा तो आप बहुत हताश हो जाएंगे। ये मॉडल पेपर केवल आपको दिखाने के लिए था कि सवाल इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। अगर बस इसमें मैं ऑप्शंस थोड़ा सा चेंज कर दूं, ऑप्शंस थोड़े से बदल दूं, ए का बी, बी का सी, सी का डी कर दूं, और जो मिलान वाले सवाल हैं उसको मैं ए का 2, बी का 3 और डी का 1 इस तरह से कर दूं, तो ये सब पेपर इतना ज्यादा कठिन हो जाएगा, इतना ज्यादा कठिन हो जाएगा कि महज 20 से 30 सवाल सामान्य लोग और 50 से 60 सवाल अधिकतम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो पेपर को मैंने इसीलिए थोड़ा आसान बनाना चाहा कि
ऑप्शन इसके सरल कर दूं, पेपर तो कठिन बनाया ही गया है। तो कुल मिलाकर आपको यही दिखाना था कि अगर इस तरह से पेपर बनेगा तो क्या स्थिति होगी। ध्यान रखिए कि आपको बहुत सहजता के साथ इन सारे सवालों के उत्तर देने हैं, निश्चित तौर पर अच्छा होगा आपका पेपर। पेपर के प्रश्नों से नहीं डरना है, प्रश्नों को समय देना है, अच्छे से पढ़ना है, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा साथियों, आपके लिए एक मैराथन की व्यवस्था कर रहा हूं, कंटेंट तैयार करवा रहा हूं, और ये जो मैराथन होगा प्रयास ये कर रहा हूं कि वन लाइनर मैराथन आपके लिए लाऊं 7 से 8 घंटे का, जिसमें पूरा हिंदी जो है उसको मैं सॉल्व करवा दूं। ठीक है सविता जी, मैं आज बात कर लेता हूं कि जिसकी आंसर की नहीं है उसकी आंसर की आपको कल दिलवा दूंगा। ठीक है, चलिए बाकी कल प्रयास ये करूंगा कि जो हमारे ऐप के स्टूडेंट्स हैं उनसे आके कुछ बातचीत करूं, ऐप के स्टूडेंट से कुछ आके बातचीत करूं। ठीक है, तो आप सब बता दीजिए कि ऐप पर अगर आपसे बात करना हो तो कितने बजे का समय रखा जाए। ऐप पर अगर आपसे बात करना हो तो कितने बजे का समय रखा जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद कि आपसे अगर बात करना हो, आपकी समस्याओं का समाधान करना हो, जो हमारे बच्चे ऐप पे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उनसे अगर बात करना हो तो कितने बजे का समय उपयुक्त होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। ये तो मैंने 3 मॉडल पेपर आपको दिखा दिए कि आसान, कठिन और आसान कैसे बनेगा। बाकी अब चैप्टर वाइज रिवीजन पे हम लोग चलेंगे। किस पर चलेंगे? चैप्टर वाइज रिवीजन पर आगे बढ़ेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे सवाल आजकल बहुत गलत हो रहे हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य दोष, काव्य गुण, ये जो टॉपिक हैं इस पर सवाल लेकर आते हैं जल्दी ही एक साथ में, तो थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं पब्लिक क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।